हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष राठौर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान अध्याय 7 धातु एवं धातु कर्म। तो चलते हैं सामान्य परिचय की ओर। तो हमने आवर्त सारणी का अध्ययन किया था। इससे पिछले क्लास में पदार्थों को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह हम जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। अब ऐसे तत्व की हम बात करते हैं जिनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। तो हमने देखा था एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स का अध्ययन हमने किया था। तो उनमें हम धातुओं का अध्ययन हमने किया था, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का, उन तत्वों के संयोजकता इत्यादि का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमने अध्ययन किया था। तो तत्वों को पुनः धातु अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, किंतु क्या निश्चित करना आसान है कि कौन सा तत्व धातु और कौन सा अधातु है? तो हाँ, हम यहाँ पर देखेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पीछे कक्षा में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। हम जानते हैं कि धातुएं चमकीली होती हैं, इन्हें पीट करके पतली चादर या पन्नी बनाई जा सकती हैं, इन्हें पतले तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर उसमें से धात्विक आवाज उत्पन्न होती हैं और सामान्यतः सभी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती हैं। ये विभिन्न ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि धातु प्रदर्शित करते हैं, जिनके आधार पर हम उनको बताते हैं कि ये धातु है। तो हमने देखा कि हर कार्य के लिए एक विशिष्ट धातु का चयन किया जाता है, जैसे कि घरों में वायरिंग करने के लिए, विद्युत उपकरण बनाने के लिए, हाइपर टेंशन तार बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए बर्तन। तो क्या कारण है कि सभी कार्यों के लिए एक ही धातु का उपयोग नहीं किया जाता? तो हम सोच सकते हैं कि चयन के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। जैसे चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, किंतु इसका उपयोग तार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि धातु तो है चांदी और विद्युत के सुचालक भी हैं, परंतु ये काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि धातुएं आघात, वर्ध्य, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। साथ ही इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु इनमें से कुछ गुण अधातुओं में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन का एक अपरूप हीरा चमकदार होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरा अपरूप ग्रेफाइट की बात करें तो जिसका रंग धूसर रंग का होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। आयोडीन अधातु है, फिर भी इसके रवे चमकदार होते हैं। इसलिए किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु या अधातु में वर्गीकृत करना उचित नहीं है, उनके संपूर्ण गुणों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। धातुओं के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, रासायनिक गुण। तो हमने देखा कि धातुओं के भौतिक गुणों में काफ़ी समानताएं और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। क्या हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में भी ऐसा सोचते हैं? तो धातुओं की क्रियाशीलता के विषय में और अधिक जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब हम उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। उनकी प्राप्ति समय, भूपर्पटी में उपलब्धता कितनी है, इनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि सोना, आज से लगभग 6000 ईसा पूर्व इनकी प्राप्ति हुई थी। भूपर्पटी में इनका 0.0031% विद्यमान है। आयरन की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व इनका खोज हुआ था। भूपर्पटी में यह 6.3% है। एल्यूमिनियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम भूपर्पटी पर विद्यमान है, 8.1%, और इनकी प्राप्ति हुई थी 1825 में। तो इस तरह से हम विभिन्न धातुओं को उनके प्राप्ति समय और भूपर्पटी में उपलब्धता के आधार पर भी कुछ इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कितने समय पूर्व से मनुष्य द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है और इनकी उपलब्धता कितनी है, यह हमने इस सारणी में देखा। तो धातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर के कारण इन्हें शुद्ध रूप से में प्राप्त किए जाने वाले समय में अंतर दिखाई देता है।
तो इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने विस्थापन अभिक्रिया यानी कि विस्थापन की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनके माध्यम से एक तत्व एक क्रियाशील धातु दूसरे कम क्रियाशील धातु को पृथक करता है और उसके स्थान को वह स्वयं ले लेता है, यह कहलाती है विस्थापन की अभिक्रिया। तो विस्थापन होता है, तो देखें क्या हम बता सकते हैं कि क्यों कॉपर सल्फेट के विलयंक में जिंक के टुकड़े डालने पर तांबे का विस्थापन होता है, जबकि जिंक सल्फेट के विलयन में तांबे की छीलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखें कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, कॉपर सल्फेट पर हम डाल देते हैं जिंक के टुकड़े Zn, जिंक का छीलन डालने पर ये जिंक जो है वह अधिक क्रियाशील धातु होता है अपेक्षा कॉपर के। तो कॉपर को ये विस्थापित करता है और उसके स्थान को यह स्वयं ले लेता है और बना लेता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को ये अवक्षेप के रूप में अलग कर देता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। तो अब ये क्यों होती है, तो इनके क्रियाशीलता के ऊपर होती है। तो अगर हम एक सारणी में अध्ययन करें तो सबसे पहले हमको मिलती हैं Li, लिथियम। लिथियम होते हैं सबसे सक्रिय धातु, और उसके बाद लिथियम के बाद आपके पोटेशियम, फिर नीचे क्रमशः हम बढ़ते हुए जाते हैं और अंत में मिलती है हमको Au, गोल्ड, एंड Pt, प्लेटिनम हमको प्राप्त होती हैं। तो ये होती है इनका सक्रियता का घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु होंगे हमारे लिथियम, फिर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में प्लेटिनम। तो ये इनकी सक्रियता का क्रम होती है। अतः वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही हैं अधिक सक्रिय धातु कहलाती हैं। धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वही उनका सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो इस सक्रियता श्रेणी में हम देखें तो लिथियम सबसे टॉप पर है और प्लेटिनम सबसे नीचे की ओर है। तो अगर हम शुद्ध रूप में प्राप्त होने के समय के साथ तुलना करें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु सोडियम और सबसे कम आपके गोल्ड, और गोल्ड के बाद प्लेटिनम होती हैं। इसीलिए प्लेटिनम से बनी हुई जो आभूषण होते हैं वे अधिक समय तक चमकीले दिखाई देते हैं। उससे ऊपर हम आए तो हमको गोल्ड मिलती है, सोना, तो सोने के बने हुए आभूषण भी जल्दी से खराब नहीं होते हैं। तो इनका कारण यही है कि ये कम क्रियाशील धातु होते हैं, यानी कि लवण इत्यादि के साथ ये बहुत ही कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं, जिसकी वजह से इनके बने हुए गहने काफ़ी समय तक चलते हैं। और यही कारण है कि भूपर्पटी पर इनकी जो उपलब्धता है वो बहुत ही कम है। जैसे कि सोने की उपलब्धता भूपर्पटी पर 0.00031% है और प्लेटिनम की बात करें तो 0.0037% है। इसी वजह से ये काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो ये हो गया। धातुओं का हम वायु में दहन करें तो वायु में दहन करने से क्या होगा, तो अधिक सक्रिय धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करते हैं। अब खुले में रखने पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम को अगर हम खुले वायुमंडल में रख देते हैं तो सोडियम को हम खुले वायुमंडल में रख देते हैं तो इनसे क्या होती है, ये तुरंत वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड का धात्विक ऑक्साइड 2Na2O तो ये सोडियम के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऐसी ही पोटेशियम के साथ अभिक्रिया हम करा सकते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएंगे, लिथियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि कुछ कम सक्रिय धातु जैसे कि मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ धीमी क्रिया करती हैं और गर्म करने पर सफ़ेद लौ के साथ तेजी से जलते हैं। और जैसे कि हम बात करें Zn, जिंक,
जिंक को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करके सफ़ेद लौ के साथ तेजी से जलते हैं ऑक्सीजन और बना लेते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम के ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी और सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, जिसकी वजह से इनके कलर शीघ्रता से डैमेज नहीं होते, खराब नहीं होते हैं। क्या होता है जब धातुओं की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, जल H2O, तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, अर्थात ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। जैसे कि एक धातु हम लेते हैं सोडियम, एक क्रियाशील धातु, इसको जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, जल के संपर्क में लाते हैं 2H2O, तो ये सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। इनके पश्चात इनसे ऊष्मा प्राप्त होती है और बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं, परंतु गर्म जल के साथ ये जल वाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया देखते हैं। मैग्नीशियम Mg की अभिक्रिया हम H2O जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यह अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के पश्चात ये मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और मुक्त करते हैं H2 गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैस को यह मुक्त करते हैं। सामान्य तापमान पर चांदी, तांबा, सोना आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, विशिष्ट परिस्थितियों में ये अभिक्रियाएं करती हैं। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? अम्ल विभिन्न तरह के अम्ल हैं, जैसे कि HNO3 हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि जो अम्ल हैं, उन अम्लों के साथ अगर हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये संगत लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो कुछ अभिक्रियाएं, जैसे कि Mg+H2SO4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम यहाँ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे एक तरह से ये विस्थापन की अभिक्रिया होंगी, यानी कि हाइड्रोजन को वो विस्थापित कर देगा और उनके स्थान पर मैग्नीशियम आकर के संगत लवण बनाते हैं MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करते हैं और मुक्त कर देते हैं H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सोना और प्लेटिनियम धातुएं सिर्फ अम्लराज यानी कि HCl और एक भाग सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल से ही अभिक्रिया करती हैं, अन्य अम्लों पर इनकी अभिक्रिया नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने देखा कि धातुओं का हमने वायु में दहन किया, जल से अभिक्रिया कराया और अम्लों से अभिक्रिया कराया। अब हम देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। तो धातुएं मुख्यतः भूपर्पटी में उपस्थित रहती हैं। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं और कुछ धातुएं संयुक्त अवस्था में। सामान्यतः सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं मुक्त अवस्था में हमको मिलेंगी, जैसे कि सोना है, प्लेटिनम है, जबकि अधिकांश सक्रिय धातुएं अन्य तत्व से क्रिया कर यौगिक बना करके वो संकुल यौगिक के रूप में यानी कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और उनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, वो खनिज कहलाते हैं। खनिज धातुओं का निष्कर्षण इन्हीं खनिजों से किया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियां कम होती हैं,
तथा जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्चे और सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है वही और अयस्क के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। कुछ ऑक्साइड कार्बोनेट और सल्फाइड और सल्फेट अयस्क का अध्ययन हम कर सकते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कैल्सीराइट इत्यादि का अध्ययन हम कर सकते हैं। कुछ कार्बोनेट अयस्क जैसे कि डोलोमाइट, लाइमस्टोन, कैलामाइन, कुछ सल्फाइड अयस्क जैसे कि कॉपर पायराइट और कुछ सल्फेट जैसे कि जिप्सम। ये विभिन्न ऐसे धातुओं के अयस्क हैं जो कि हमको भूपर्पटी से प्राप्त होती हैं। कुछ समीकरण देखते हैं। Fe2O3 इनको हम कहते हैं हेमेटाइट के नाम से इनको जाना जाता है। Fe3O4 जब फेरस के 3 और ऑक्सीजन के 4 अणु आपस में मिलते हैं इनको हम मैग्नेटाइट कहते हैं। और बॉक्साइड Al2O3.2H2O इसमें एल्यूमिनियम के 2 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु और 2 अणु जल के, इस तरह से ये मिल करके एक अयस्क का निर्माण करते हैं जिनको हम बॉक्साइड कहते हैं। जिप्सम की बात करें तो कैल्शियम के साथ सल्फेट और 2 अणु जल के ये मिल करके जिप्सम, जो कि एक सल्फेट आयन होते हैं, का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज, तो छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। सामरिक महत्व के खनिज टीन के अयस्क का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो हम देखें तो हेमेटाइट छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर, कबीरधाम में प्राप्त होता है। बॉक्साइट सरगुजा, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर, कबीरधाम में प्राप्त होते हैं। लाइमस्टोन चूना पत्थर रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम में प्राप्त होते हैं। डोलोमाइट दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में प्राप्त होते हैं। कैल्सीटेराइट दंतेवाड़ा, बस्तर में प्राप्त होती हैं। कोरंडम दंतेवाड़ा में प्राप्त होती है। सोना रायपुर, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद और बस्तर के खदानों में पाए जाते हैं। अभ्रक रायपुर, बस्तर और सरगुजा जसपुर में पाए जाते हैं। तो ये विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के अयस्क खनिज हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती हैं। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे धातु कर्म, धातुओं का पृथक्करण, विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।